हेलो फ्रेंड्स, जी एकेडमी गुमला में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है जो हमें समझने में आसानी है। अध्ययन की दृष्टि से प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, और वो है पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए 3000 ईसा पूर्व से पहले का जितना भी इतिहास है जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, वो सभी प्रागैतिहासिक काल में आ जाएंगे। और जितने भी पाषाण काल हैं, सभी पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सभी पाषाण काल, आदि मानव काल, ये सभी जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिसका हमें लिखित साक्ष्य मौजूद वगैरह नहीं है। और इसकी जानकारी उस समय प्रयोग किए गए पत्थर, औजार और आदि मानव के द्वारा निवास करने वाले गुफाओं से पता चलता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो इतिहास का दूसरा भाग वो आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लोगों को अच्छी तरह से पढ़ पाना या समझ पाना पॉसिबल नहीं है। बाद में उसका जो है अनुवाद वगैरह किया गया। इसमें हम लोग 2 उदाहरण देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका जो है वैदिक सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक लिपि का प्रयोग किया जाता था, दोस्टोफेंदम लिपि, और उन लिपि का तो पता चला है, लेकिन उन लिपियों को पढ़ पाना और समझ पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा इतिहास का भाग होता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसको पढ़ पाना, समझ पाना भी पॉसिबल है। यहाँ तक कि अब उस समय जो लिखी गई किताबें हैं, उन किताबों का अब जो है ट्रांसलेशन भी किया जा रहा है, अनुवाद भी बहुत सारी भाषाओं में अब तक किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए प्राचीन भारत का इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक काल को हमको देखना पड़ेगा, इसलिए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक का जितना भी इतिहास है उनको हम जो फिर और 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा आपका जो है आधुनिक भारत। तो आज चूंकि हम लोगों को प्राचीन भारत पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, इसलिए हम लोग जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास कैसे जो है राज्य और साम्राज्यवाद नीति का, विचारधारा का मतलब जो है उदय हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। 600 ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं कि 2 नए धार्मिक आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और उसी समय जो है जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के लोग कबीलाई जीवन गुजारते थे, 600 ईसा पूर्व के आसपास देखेंगे आते आते दोनों सभ्यताओं का बाद में, वैदिक सभ्यता के बाद में पतन हो जाता है, और यही कबीलाई लोगों के अंदर जो है राज्य की भावना और साम्राज्यवाद नीति का, विचारधारा का उद्भव होता है। और यही कबीलाई लोग जो है बाद में 16 राज्य कायम कर लेते हैं, जिसको हम लोग 16 महाजनपद कहते हैं। और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध साम्राज्य था, और यही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यही मगध साम्राज्य का इतिहास समझे कि प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। ठीक है ना? तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। तो आज हम जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे और कौन कौन से वंशों ने इस पर राज किया है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। बात किया जाए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का, मगध साम्राज्य का अगर बात किया जाए तो इसमें 7 वंशों ने मतलब जो है इस पर शासन किया है और मगध साम्राज्य का विस्तार किया है ना। 7 मतलब जो है वर्षों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो पहले हम शुरू करते हैं हर्यक वंश, है ना। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किस वंश के द्वारा की गई थी? हर्यक वंश के द्वारा ही की गई थी। और हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार। अंतिम शासक की बात की जाए तो नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का समय जो रहा है 544 से 412 ईसा पूर्व तक। कभी और किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे तो अच्छी तरह से विस्तार से देखेंगे, और अगर अभी विस्तार से देखेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए जो है शॉर्ट में देख रहे हैं प्रथम शासक और अंतिम शासक। परीक्षाओं में पूछता है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, या हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, या मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमको देखना है। तो मगध साम्राज्य का पहला जो वंश देखने को मिलता है वो आपका हर्यक वंश है, और उसका प्रथम शासक बिंबिसार था और अंतिम शासक जो है नागदशक था। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर बाद में गद्दी प्राप्त की थी, इसीलिए जो है इस वंश को पृथहंता वंश कहते हैं।
और अजातशत्रु को जो है वो विध्वंता शासक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य का जो दूसरा वंश था आपका शिशुनाग वंश, इसका समय रहा है 412 से 344 ईसा पूर्व, जिसका प्रथम शासक शिशुनाग था और अंतिम जो है नंदीवर्धन था। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा प्रमुख वंश मगध साम्राज्य में वो आपका नंद वंश है। इसका समय 344 से 323 ईसा पूर्व है, जिसका प्रथम शासक महापद्म नंद और अंतिम शासक राजा धनानंद थे। ठीक है, और राजा धनानंद जिस समय शासन कर रहे थे मगध साम्राज्य में, उसी समय जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और आप याद कीजिए, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग हाइडेस्पीच या वितस्ता का युद्ध कहते हैं, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं, चौथा जो प्रमुख वंश है मगध साम्राज्य का, जो सबसे शक्तिशाली वंश था, वो आप था मौर्य वंश, और इसका समय रहा है 322 से 184 ईसा पूर्व, और इसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री और अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से राजा धनानंद को हराकर उसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। और मौर्य वंश के में प्रमुख शासक अशोक भी हैं। अशोक के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल से, कभी इस पर जिक्र करेंगे। अंतिम शासक की बात की जाए तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ थे। आगे हम देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन होने लगता है, और फिर पांचवा जो वंश की हम बात करेंगे तो ये शुंग वंश है, 185 से 75 ईसा पूर्व। वृद्धरथ के अमात्य उसके मंत्री ने जो है, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग है और अंतिम शासक है देवहूति। ठीक है, छठा जो वंश था जिसने मगध पर जो शासन किया था, वो आपका कर्ण वंश, जिसके प्रथम शासक वासुदेव और अंतिम शासक शूरशर्मा। और सातवां अंतिम वंश था जो मगध पर राज किया, वो था आपका सातवाहन वंश। इसका समय 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन, कई कई किताबों में 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी सन में देखने को मिलता है। और आप देखेंगे यहाँ बस ये ईसा पूर्व का कुछ अंतिम समय और ईस्वी सन का प्रारंभिक समय देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके प्रथम सातवाहन बात किया जाए तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुक था और अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। ठीक है, ये संक्षिप्त में देख रहे हैं, कभी इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मगध साम्राज्य के प्रमुख 7 वंश हो गए। फिर आगे हम देखते हैं कि सातवाहनों का शासन होता है ना, ईसा पूर्व के अंतिम समय और ईस्वी सन का प्रारंभिक समय में देखते हैं। और फिर ईस्वी सन में अगर बात की है तो सबसे बड़ा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश, इस पर हम बात करेंगे, है ना। और ये गुप्त साम्राज्य जो है लंबे समय तक शासन करता है मगध क्षेत्र में, पूरे उत्तर भारत में। और गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक थे श्रीगुप्त, और इनको जो है संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोनों को आपको देखना है, एक तो श्रीगुप्त को देखना है इसलिए कि प्रथम शासक यही था गुप्त साम्राज्य का। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश में बहुत सारे जो है प्रमुख शासक हुए जिनको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। जिसमें अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने लिखी थी, जो समुद्रगुप्त के जीवन पर प्रकाश डालती है। इस सवाल में अगर पूछा गया एग्जाम में, अगर बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक गुप्त साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे। अंतिम की अगर बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। ये आप तथ्य जरूर याद रखेंगे, प्रथम और अंतिम आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके अलावा गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, उसे भी याद रखना है। और स्कंदगुप्त को भी आपको याद रखना है, जिनके समय में हुनों का आक्रमण जो है उत्तर भारत में या मगध साम्राज्य में होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रमुख अंतिम वंश देखने को मिलता है आपका मगध में या फिर उत्तर भारत में, वो आपका है
पुष्यभूति वंश, इसका समय है 583 से 647 ईस्वी सन। इसके प्रथम शासक प्रभाकरवर्धन थे और एक महत्वपूर्ण शासक राजवर्धन द्वितीय थे, और अंतिम शासक जो सबसे शक्तिशाली शासक थे और अंतिम जो है ये हिंदू शासक माने जाते हैं प्राचीन भारत में, वो आपका जो है राजा हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन के बाद जो है ये पुष्यभूति वंश का भी जो है पतन हो जाता है, और हर्षवर्धन ने जो अपना अंतिम प्रयास किया था पूरे उत्तर भारत को एक जगह इकट्ठा करने का, इनकी मृत्यु के बाद जो है ये शासन पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। और फिर देखते हैं कि 712 ईस्वी में भारत में अरबों का आगमन होता है, फिर बाद में तुर्कों का आगमन होता है, और इस तरह जो है ये हमको जो है हिंदू शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न देखने को मिलती है, और फिर भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना होती है। तो हम फिर कभी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। ये एक समझिए कि शॉर्ट नोट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, है ना। मैंने सिर्फ वंशों का नाम, प्रथम और अंतिम शासकों का नाम ही लिखा है, बाकी कभी मौका मिलेगा तो इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय।